हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होगी वो पिछली क्लास ग्राफ से अलग तालिका पर आधारित है। चूँकि आपका ग्राफ का 10 नंबर और तालिका का 10 नंबर 20 है, तो इस नाते बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये दोनों हो जाता है। तो आज की क्लास हम शुरू करें उससे पहले आप सब लोग बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं वो भी इसको लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाएं और उन्हें फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए जिस तरह का पैटर्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। आज के काम की शुरुआत तुरंत करिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, तो प्रश्न को हल करने से पहले 1 मिनट के लिए मैं बातें कर लूँ। यहाँ पर सारा मेथड आपका वैसे ही लगेगा जैसे पिछले सेक्शन में लग रहा था ग्राफ वाले में, यानी वही प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, अनुपात, औसत, सामान्य तरीके के प्रश्न हम जैसे पीछे हल करते थे, या किसका नंबर सबसे ज़्यादा है, किसका नंबर सबसे कम है, या किन के विषयों के बीच में डिफरेंस कम है ज़्यादा है, या फिर एंगल की वैल्यू यानी कोण का मान हमें ज्ञात करना होता था। सब कुछ वैसे ही लगाना है। सो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और जो आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 104 का निर्देश 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है कि दी गई तालिका में 5 छात्रों द्वारा 4 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दिखाया गया। प्रत्येक छात्र को सभी विषयों में 100 में से नंबर दिए गए। सीधी बात है कि चाहे वो, देखिए ये छात्र संख्या कितने छात्र हैं, 5 छात्र बैठे। सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी। सभी का जो मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है, 100 नंबर है। अब इसमें से लोगों के द्वारा प्राप्तांक आपको दिखाए गए हैं कि कौन कितना नंबर पाता है। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएं और आपको सवाल समझाना शुरू करें। कहता है किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि ये मैथ इंग्लिश वाले जितने नंबर ये सारा जोड़ना है, फिर गणित वाले सारे जोड़ने हैं, विज्ञान वाले सारे नंबर और हिंदी वाले, इनको जोड़ देने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वह मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। और इनका जो हम जोड़ निकालने जा रहे हैं वो आगे भी हमें काम आएगा। सो आप लोग इसके जोड़ को याद रखना। अब इंग्लिश का नंबर मेरे साथ साथ सब लोग जोड़ो। यहाँ देखो, इंग्लिश में एक पेपर मुझसे 87 मिला, फिर 74, फिर 89, फिर कितना मिला भाई आपको 62 यानी 62, और 95 यानी 95। अगर इस सारे डिजिट को आपस में जोड़ें तो इंग्लिश में आपको जोड़ने पे कितना आया, 407। इंग्लिश के बाद अच्छा दूसरा मैथ वाला, तो मैथ वाले नंबर को जोड़ो। मैथ में 96, 99, 99, 89, 92। अगर इस सारे डिजिट को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आप ही लोग हमें कमेंट करके जल्दी बताओ कितना है, 475। तीसरा साइंस को यस से लिखो। साइंस वाले में 90, 94, 99, 96, 92 नंबर पाया। अगर ये सारे नंबर हम जोड़ें तो 471 आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट हमारी हिंदी है। हिंदी में 81, 89, 92, 91 और ये 86 है। इन सारे डिजिट को आपस में जोड़िएगा तो 439 आ गया। ठीक है, अब आप अपने पहले प्रश्न का निर्णय खुद ले लें कि किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम हैं। कुल अंक अधिकतम हैं, आप बताइए। इंग्लिश में कितना आ रहा भाई, उसका 407 आया, मैथ में 475, साइंस में 71, 400 और 439 है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस विषय में है तो बेहिचक वो विषय कौन सा होगा, गणित का होगा। इस नाते आपका जो विकल्प बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी, यही आपका उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर हमने पहले प्रश्न का आंसर ले लिया कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर था, वो सारे जोड़ आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हमें आना है तो ये पूछ रहे हैं कि किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर अंक प्राप्त किए। तो एक बार फिर से हम टेबल को जरा देखना चाहेंगे। अगर हम टेबल की बात करें, फिर अभी क्वेश्चन 2 पे आ जाऊंगा फ्रेंड्स।
तो यहाँ देखिए अब की विषय की बात आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको रखना है कि किस छात्र ने, पर्टिकुलर छात्र क्या है, छात्र नंबर 1 2 3 4 5। अब जैसे छात्र 1 है तो इसने सारे विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सारे नंबर इसके जोड़ के यहाँ लिखने हैं। इसी तरह छात्र 2 का नंबर यहाँ जोड़ेंगे, 3 का यहाँ लिखेंगे, 4 के यहाँ लिखेंगे, 5 के यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही छात्र किस विषय में कुल कितने नंबर पाया, इस बार ये हमें जोड़ना है। पहला वाला छात्र, तो पहला वाला छात्र का देखो अंग्रेजी में 87, गणित में 96, फिर विज्ञान में कितने भाई 90 और हिंदी में 81 हैं। डियर स्टूडेंट्स सारा जोड़ दो तो जो छात्र 1 के लिए बनेगा 354 354, याद रखना। छात्र 2 का देखो यहाँ पे इसको कितने मिले 74 99 94 89, बढ़िया छात्र है। इसका सारा नंबर जोड़ दो सारे लोग तो 356 आया। तीसरे वाले छात्र के जो नंबर हैं 89 99 99 92, सारे अगर हम जोड़ पा रहे हैं तो तीसरे का 379 बनेगा। ठीक है। अगर मैं चौथे वाले छात्र पर देखूं तो चौथा छात्र ये है 62 89 96 91। इस सारे डिजिट अगर मैं जोड़ देता हूं फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पे आएगा ये 338। जो लास्ट वाला स्टूडेंट्स है ये पांचवा वाला 95 92 92 और 86, इसके सारे हम नंबर जोड़ें तो 365 365 हुआ। अब अगर आप इसमें देखिएगा तो ये 354 356 379 338 365 आया। तो इसमें जो छात्र 3 का नंबर है, छात्र 3 ने चारों विषयों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि 379 ये ज़्यादा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखें। नंबर तो हमने जोड़ लिया। तो क्वेश्चन 2 हमारा यही था कि वास्तव में देखिए भाई किस छात्र ने सभी 4 विषयों में सर्वाधिक, तो अभी हमने पीछे जोड़ा कि किस छात्र की बात करें तो छात्र 1 का हमने लिया था तो जोड़ा था 354 नंबर आया। जब हमने छात्र 2 को जोड़ा था तो छात्र 2 का टोटल 356 आ गया। छात्र 3 को हमने जब जोड़ा था तो हम लोगों ने निकाला था 379। ऐसे छात्र 4 को जब हमने जोड़ा था तो वहाँ निकला था 338। अब आप ही सब हमें बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, तो 379। और डियर स्टूडेंट्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा सवाल, है ना भाई? कोई डाउट हो तो कमेंट करिए फटाफट, शर्माने का वक्त समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक नए विषय, अच्छा न्यू सब्जेक्ट, एक नए विषय को शामिल किया गया है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो यानी समझ रहे हो आप 5 छात्र हैं जो नया वाला सब्जेक्ट शामिल किया गया, हर बच्चा इसमें अपने आप में 100 नंबर पा गया। अच्छा, यदि उनके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम अंकों वाले विषयों को जोड़ दिया जाए तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? डियर स्टूडेंट्स बड़ा प्यारा प्रश्न है कि सेकंड प्लेस पर कौन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब चलिए मैं इसे सॉल्व करने आता हूं। अभी जब हमने पीछे जोड़ा था जो दूसरा वाला सवाल, तो जब हम उसे हल कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा अंक पाने वाला छात्र कौन था? 3 था दूसरे प्रश्न में। तो सबसे ज़्यादा अंक, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें ज़्यादा अंक पाने वाला जो छात्र था वो तीसरा वाला छात्र था। ठीक, उसके बाद जो दूसरे स्थान का पोल किया था, अगर आपको पिछला वाला जोड़ याद है वहां से पलट के देखो, तो वो छात्र 5वां था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की हालत ये थी। और तीसरे स्थान पर जो छात्र 2 था वो था,
यानी सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर किया था छात्र 3 ने, दूसरे स्थान पर था 5वां छात्र और ये तीसरा स्थान छात्र 2 का था। अब इस प्रश्न के हिसाब से नए शामिल विषय में सभी छात्रों में 100 में 100, वाह क्या बात है, 100 में 100, यानी भारत का डंका बज गया, 100 में 100 सभी छात्रों को मिल गया। तो अब कहते हैं कि उनके कुल अंकों की गणना के लिए 4 विषयों के उच्चतम अंकों को हम जोड़ेंगे। तो हम किसको लेंगे, छात्र 3 हाईएस्ट इसी में से निकलेंगे। तो अगर मैं जो छात्र 3 इसके अंकों को जोड़ूं, आपका जो तालिका वहां पे देखिए, उसका हाईएस्ट स्कोर पहला वाला छोड़ दो तो 99 एक पाया है, फिर उसके बाद फिर 99 वो पाता है और इसके बाद में 92 पाया, ठीक है, और चौथे वाले में 100 नंबर उसको मिला ही है। तो जब मैं इसे ऐड करता हूं तो ये 390 आएगा छात्र 3 का। अब मैं जो छात्र 2 है उसकी बात कर लूं तो छात्र 2 का एक में देखो कितना है, 99 नंबर है, प्लस दूसरे में भाई 94 हाईएस्ट है उसका, फिर 89, फिर ये राइट है 100 तो रहेगा, इसको मैं जोड़ लेता हूं तो ये टोटल कितना आएगा बोलो, 382। अब आप यहां पे ध्यान दें कि हमने कैलकुलेट किया था अभी तक 2, जो हमारे पास छात्र 3 था इसको हमने जोड़ा था तो कुल 390 नंबर आया था, छात्र 2 को हमने जोड़ा था तो इसका 382 नंबर आ गया। अब हम जरा छात्र 5, चूंकि हमने सेलेक्ट कर लिया था कि टॉप 3 यही थे, तो इसका जो नंबर होगा, ए हाईएस्ट में 95 पाया, 3 पुराना वाला और 92 प्लस 92, 100 तो सबको मिला ही है, इसको ऐड कर दूं तो 379 नंबर इसका आ गया। अब इस कंडीशन में बताओ कि 390 नंबर एक है, एक 382 है, एक 379 है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ कौन सा लगता है कि इन तीन में 390, 382, 379 में सेकेंड पोल पर कौन होगा, छात्र 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। ये आपका उत्तर है। क्या समझ में आ गया सबको? अगर आ गया तो फटाफट इसे सॉल्व करिए, हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है, अंग्रेजी में, अच्छी बात है, अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितना प्रतिशत है। एक बार फिर से पुरानी बातें रिपीट हुई कि x बटे वाई इंटू 100 कर देने पे हमारा उत्तर आएगा। अब x का मतलब ये फ्रेंड्स कि अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत कितना। याद करो जब हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज जोड़ रहे थे, तो वहां पर अंग्रेजी का जोड़ हम लोगों ने निकाला था कितना, 407 निकाला था। इसी प्रकार से याद करो जब हिंदी को हम लोगों ने जोड़ा था तो हिंदी में टोटल किसी भी सारे छात्रों के द्वारा 439 नंबर लाए गए। अब हमें एवरेज चाहिए। अगर हम एवरेज निकालें फ्रेंड्स, तो एवरेज अगर हम इंग्लिश का निकालें तो 407 होगा। कुल 5 छात्र हैं तो औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होगा। 407 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 अट्ठे 40, 1.81.4% लगभग आ जाएगा। ऐसे ही हिंदी वालों को देख लें तो ये हैं 439, 5 ही छात्र थे, बटे 5 कर लो तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, हाँ लगभग 87.8%। अब हमारे पास जो कंडीशन आई कि इंग्लिश वाले हैं 81.4 और ये हिंदी वाले 87.8% हैं, ये हमें परसेंटेज बताना है। अब आप देखिए, सीधे आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर, अभी जस्ट हमने पीछे लगाया तो हमने इंग्लिश का जो एवरेज निकाला था वो कितना था, 81.4। जब मैंने हिंदी वाला निकाला तो आपको याद होगा 87.8% बताना है, तो 100 से गुणा करिए बराबर। आप इसे हल कर लेंगे, काट पीट लेंगे, ठीक है। जब सारा ही कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको लगभग आएगा 92.71
और ऐसा ऑप्शन है कौन सा भाई, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा हार्ड कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, लेकिन आपको सब चीज़ें समझनी है। रहेगा इससे भी आसान आपका, फिर भी देख लीजिए। नीचे एक आप सबको तालिका दी गई है, जो XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, उसकी 8 वर्षों की अवधि के लिए लागत, राजस्व तथा कर की दर को दिखाया गया। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो राजस्व है, लागत है और टैक्स यानी कर की दर दी गई है। यहाँ पे जो उसकी इनकम दी गई है वो करोड़ रुपए में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सारा वर्ष Y1 Y2 इत्यादि करके लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेवेन्यू ये आपको नज़र आ रहा सारा का सारा। फिर इसी तरह इसकी जो कॉस्ट है ये है, और टैक्सेशन की दर ये दी गई है। यहाँ पे आप ध्यान दें, लिखा किसी वर्ष का लाभ बराबर, इसमें साफ साफ फार्मूला लिख के दिया गया कि किसी वर्ष का लाभ। अब अगर हम लाभ का देखें तो यहाँ दिख रहा है आपको कि फार्मूला इसने खुद दिया आपको कि लाभ कैसे निकलेगा। राजस्व में से अगर हम लागत को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। नीचे लिखा किसी वर्ष लिए कर के बाद लाभ, तो कर के बाद जब लाभ निकालना है तो कहते हैं उस वर्ष का लाभ, कर के बाद लाभ, उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर, ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं किसी वर्ष का जब कर बराबर होगा तो उस वर्ष के कर की दर और गुणे उस वर्ष का लाभ। ये 3 फार्मूले आपको क्वेश्चन के साथ दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें एक एक प्रश्न का उत्तर अब देना है। टेबल आपने देख लिया, समझ लिया, बहुत अच्छे मेरे शूरवीरों। इस बार झंडा गाड़ के आना, पीटी पास होना है, मतलब होना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ है। 5वें में क्या लिखा है, Y7। तो Y7 यानी इस कंपनी की बात आ गई, ये 7वां है Y7। ठीक है, लिमिटेड ने कितना कर भुगतान, अच्छा कर भुगतान करोड़ रुपए में किया। हमें इतना बता दो कि हमारा एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहां बात करता हूं मैं। तो लिखा है कि लाभ बराबर राजस्व माइनस लागत, ये लिखा है। तो अगर राजस्व माइनस लागत है Y7 कंपनी में, देखिएगा तो Y7 में आप देखिए कि यहां सीधे लिखना लाभ या प्रॉफिट बराबर, इतना बताओ कि यहां राजस्व कितना दिख रहा है, 1600, ये 1600, और माइनस लागत, लागत इनकी है 1240, ये है 1240, तो यहाँ लिख देता हूँ 1240। जल्दी से घटा के बता दो, तो यहाँ पे आएगा 360 रुपये। एक बात, किसी वर्ष का कर बराबर, तो यहाँ लिखा दूसरा वाला फार्मूला, किसी वर्ष का कर बराबर उस वर्ष के कर की दर और उस वर्ष की कर की दर गुणे उस वर्ष का लाभ, ये है फार्मूला आपका। ठीक, अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ऐसी सिचुएशन में Y7 की बातें इस सवाल में चल रही थी 5वें में, तो Y7 द्वारा किया गया कर का भुगतान यहां पे 33% नजर आया। तो इनके हिसाब से उस वर्ष के कर की दर कितनी है भाई, 33% गुणे, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उस वर्ष का लाभ साफ साफ नजर आया कि 360 रुपया है, तो गुणे कीजिएगा 360। अब इसको आप अगर सॉल्व करें तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स कि 33% यानी 33/100 और गुणे कर दो 360। अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आप इसे निकाल लोगे सब लोग, तो ये लगभग 118.8% के आसपास आ जाएगा, करोड़ रुपए आएगा, परसेंट तो ऑलरेडी था ये। तो फ्रेंड्स अगर ये रुपए में है और ऐसा ऑप्शन सी है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अब डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े प्यारे सवाल हैं ये, बस इनको समझने की ज़रूरत है।
अब सब लोग टेबल ध्यान से देखना, पीडीएफ आपको हमने भेज दी है, तो पीडीएफ वहाँ पे देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ की लिंक है, तो आप सब उसे डाउनलोड कर लेना, सवाल देखना और भी आसान लगेगा। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्पष्ट। चलिए, यहाँ पे y2, y6, y8 के लिए कर के बाद लाभ के बारे में बात की गई है। कौन सा फैक्ट सही है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन, यहाँ से उत्तर चूज करना होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो थोड़ी सी मुझे मेहनत करना है। सबसे पहले मैं y2 के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स, y2 द्वारा कर के बाद लाभ, तो y2 द्वारा अगर कर के बाद हम लाभ निकालें तो आप ही हमें बता दें वह बराबर क्या होगा, उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर। बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है कि तब हमें टेंशन ना लेते हुए सीधे करना चाहिए अपने टेबल से 1100 और माइनस हो जाएगा 850। साथ ही साथ यहाँ माइनस कर लूँ, हम लोग मैथ तो जानते ही हैं, तो यहाँ डायरेक्ट करना 22% और गुणे 250 के। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 250 से घटा लेना, ये वाला आ जाएगा, और माइनस 22% का मतलब हो जाएगा 22/100 और गुणे कितना हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे कट पिट करिएगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 दहा में 250 हो जाएगा आपके लिए ये। और इसे फाइनली कैलकुलेट कर लें हम तो 2 दूनी 4 होगा, 2 पच्चे 10 होगा, 5 11, तो 11 पच्चे 55, तो ये आ जाएगा 250 माइनस 55। इसका मतलब ये फाइनली आएगा 195। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये y2 के द्वारा कर के बाद जो लाभ हमें निकला वो फाइनली आया 195। क्यों? चूंकि वर्ष का कर बराबर वर्ष की दर और गुणे वर्ष का लाभ हमारे फार्मूले में हमें बताया गया था, इसलिए। अब अगर हमने y2 के बारे में निकाल लिया तो हमने y2 का यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं, वह 195 है। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से y6 का निकालूं तो अगर इनके बाद कर के बाद हम इनका लाभ निकालेंगे तो हमें दिख रहा है कि इनका टेबल में हमें 1500 दिया साफ साफ, माइनस ये हम 1200 इनका घटा देंगे यहाँ से, और माइनस 30% दिया तो डायरेक्टली 30/100 और इनका इंटू मैं 300 कर दूँ, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे साफ लग रहा है ये कि 300 ये होगा, माइनस 30 तियाँ 90 अगर हो जाए और इसको घटा दूं तो y6 का 210 रुपये आ गया, तो 210 हो गया। ऐसे फ्रेंड्स y8 का अब हम निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो दो चीज़ अब तक हम निकाल चुके, y2 का कितना था 195 और y6 का अभी जस्ट हमने निकाला तो 210। ठीक है, अब चलो ये y6 है, y8 का ऐसे कैलकुलेट करिए। इसका जो लाभ निकलेगा वो होगा 1850 माइनस 1400 माइनस 15% यानी 15/100 और गुणे कर लीजिएगा 450। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको निश्चित तौर पे ये हल करने पे आ जाएगा, यहाँ से घटाने पे 450 माइनस ये वाला हमारा 15/100 गुणे 450 है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसको टोटल 5 दूनी 10 कर देता हूँ, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 45 तियाँ 225 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12 1 13। ठीक है ना, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12 1 13 और बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो आप घटा लेंगे इसको तो निश्चित तौर पे आएगा 382.5 के पास। अब आप ही देखिए ना कि हमें अगर इसे सेट करना होगा तो 382 यानी y8 के बाद में 210 आएगा, तो यानी ये फिर y6 का नंबर आ जाता है, y6 का
हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भाई ठीक है, सभी का निकाल लिया, तो पहला आप ही कर सकते 382 था। हाँ ठीक है, 382.5 ग्रेटर देन 210 और ये हो जाएगा 195। सबको पता है कि ये है y8 और ये था y6 और लास्ट वाला होगा y2। अगर हम ऑप्शन की बातें करेंगे तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सारे लोग तैयार हो जाओ और क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं कि क्या है। लिखा है वार्षिक लाभ की राशि अलग अलग कितने मान हैं। तो वार्षिक लाभ की राशि के अलग अलग कितने मान हैं। अब आप सबने ये तो पढ़ा है कि वार्षिक लाभ निकालना है तो राजस्व माइनस लागत करना है। अब बच्चों इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फटाफट यहाँ पे कैलकुलेशन आप लिख कर देता हूँ। y1 से लेके अब हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि y8 तक सारा निकालना है। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि वार्षिक लाभ की राशि के अलग अलग कितने मान हैं। वार्षिक लाभ के अगर अलग अलग मानों की हम बात करेंगे तो अब देखते हैं कि क्या कोई इक्वल आता है कि डिफरेंट आता है, कैसे होगा। y1 में आप हमें बता दो, जो राजस्व हमें दिया गया कितना है 800, वहाँ पे लागत कितनी दिखाई गई 600, तो इनका जो लाभ कितना आएगा 200। ऐसे ही y2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आप सबको पता राजस्व कितना दिया गया 1100, माइनस करिएगा 850 तो आप सबको मिलेगा 250। ऐसे ही y3 को आप करो, फटाफट तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा हुआ ये 1200 माइनस करिएगा 900 बराबर ही आ जाएगा 300। ऐसे y4 को मैं निकालूंगा 1200 माइनस इनका क्या कर दें 950, तो ये हमारे पास 250 आ गया। 250 अगर आ गया, चलिए y5 अब मैं निकालूंगा। तो अगर मैं y5 की बातें करूंगा आपके लिए तो y5 में 1350 दिया गया माइनस इनकी जो लागत है वो 1050 होगी। अगर इसको घटाते हो तो 300 आ जाएगा। ठीक है, फिर y6 पे आ जाइए तो y6 का हमारा क्या हो जाएगा 1500 माइनस कर दीजिए 1200, तो ये आता है 300। ये बराबर वाले काउंट नहीं होंगे, अलग अलग करने हैं। y7 ले लो तो फ्रेंड्स अगर y7 की बातें करिएगा तो ये 1600 इनका है क्या राजस्व। लागत इनकी दी गई थी 1240 की, हल करने पे 360 आ गया। हम y8 की बात करना चाहेंगे, इनका जो राजस्व है वो 1850 का है, माइनस कर देना चाहिए हमें, इनका लागत 1400 की है तो 450 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने सारा निकाल लिया, आइए कंपेयर कर लेते हैं। मेरा प्रश्न है वार्षिक लाभ के अलग अलग मान, वार्षिक लाभ के अलग अलग मान। अब आप देखिएगा अलग अलग मानों में एक अलग आया है 200, ऊपर हमने हल किया, फिर 250 आ गया, फिर एक अलग था 300। अब अगर किसी दो लोगों का 300 हो गया तो एक ही हम गिनेंगे 300, फिर एक अलग हमें दिख रहा था 360 हमने अभी पीछे निकाला, और एक हमने निकाला 450 का। अब हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे कुल अलग अलग मान कितने निकल गए 5 निकल गए। तो जो ऑप्शन सी है यही हमारे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप सब इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। चलिए फटाफट लगाते हुए हम अपनी इस क्लास के 8वें सवाल की तरफ आ गए। अगर मैं इस 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो ये क्या है। पहले समझना पड़ेगा कि y1 से y8 तक, बच्चों घबराना मत कितना लंबा कैलकुलेशन होगा, बस एक सवाल ऐसे देख लीजिए, इतना बड़ा आपके इस पीईटी में नहीं आना है, बाकी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी है सवाल, फिर भी समझ लीजिए कैलकुलेशन और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कहता है y1 से y8 तक कर के बाद, अच्छा कर के बाद वाले लाभ की कुल राशि करोड़ में कितनी है। अब समझ गए होंगे आप लोग
कि इसमें कैलकुलेशन कराने पर ये उतारू हैं, तो चलिए मजबूरी हम लोग भी कैलकुलेशन करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। y1 y2 टेबल देखो, उत्तर दे दो फटाफट मेरे सूरवीरों, आगे बढ़ो। y1 का कर के बाद अगर हम लाभ निकालेंगे तो आप सबको डायरेक्टली मैं सॉल्व करा देता हूं। ये 800 रुपये है और साथ ही साथ 600 रुपये इनका लागत है, माइनस क्या करिएगा 200 यहाँ आएगा भाई, 800 माइनस 600 200, और 200 का 20% है, डायरेक्टली 20/100 करना, ये 2 जीरो रसगुल्ले की तरह उड़ा देना। सबको पता कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये 200 बचेगा, यहाँ से 40 बचेगा, तो 200 में से 40 को घटा देंगे तो 160 आ जाएगा y1 का। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा y2 के बारे में विचार करें। अगर y2 का इनका कर के बाद लाभ की बात हम करें तो 1100 रुपये ये इनका हो गया राजस्व, और साथ ही साथ लागत है 850 की। मैं माइनस करना चाहूँगा यहाँ से 250 और गुणे 22%, तो 22/100। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो लास्ट में हमारे पास 195 आएगा। अब हम ऐसे ही y3 के बारे में चर्चा करें आपसे, तो y1 y2 नोट किए रहना। y3 तो चलिए y3 वाले मेरे शेरों, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इनका 1200 माइनस 900। अब एक ही बार क्या बोलूँ कि राजस्व लागत है, डायरेक्ट हल किया जाए, है ना, माइनस किया जाए 300 गुणे 22%, तो 22/100। फटाफट सारे लोग कैलकुलेट करके हमें बताओ ये कितना आएगा, 234। ओके चलो y4 पे आ जाओ। y4 में इनका एक 1200 में से क्या घटा दिया जाए, 950 माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ से 250 बचेगा ना, हाँ ठीक है, गुणे हम करेंगे 25% यानी 25/100। सब लोग सॉल्व करो तो 187.50 के आसपास आएगा। चलिए अब हम अगर आगे थोड़ी सी लेके चलें तो y5 के बारे में डिस्कस करें। अच्छा इसने कैलकुलेट करवाया, कोई बात नहीं। y5 में अगर हम y5 वर्ष के कर के बाद लाभ की बात सोच रहे हैं तो हमें लिखना चाहिए 1350 और माइनस कर दें हम 1050। ये डाटा सब आपको टेबल में दिया है, माइनस करिएगा 360 हो जाएगा, और इसका 30% का मतलब 30/100, 0 कैंसिल, 36 यहाँ 108 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ फाइनली सॉल्व कर लें तो ये 360 नहीं बच्चों y5 है, तो सॉरी इसको 300 कर लीजिएगा, तो 30 या 90 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा 300 बचेगा और माइनस 90 कर देते हैं, तो हमने पीछे भी किया था, ये 210 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y6 ऐसे आपके लिए निकाल लेंगे। अगर y6 की बात करते हैं तो आप ऐसे ही करिएगा, ब्रैकेट में 1500 माइनस क्या करें हम टेबल में देख लिए 1200, और यहाँ पर भी अगर हम माइनस कर रहे हैं कितना, तो 300 और का 30%, तो वही आएगा जो ऊपर y5 में आया, तो 210 आ जाएगा। चलिए अब हम ऐसे ही y7 के बारे में कैलकुलेट करें तो y7 बराबर आप देख पा रहे होंगे कि इनका ये 1600 में से क्या घटा दूं, जल्दी बोलो, 1240 माइनस कर देता हूं 360 का 33%, 33/100। एक कैलकुलेशन हमने पीछे भी किए, तो इसलिए इसको आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लें फ्रेंड्स, तो अप्रॉक्सीमेट 241.20 होगा। हम y8 की बात अब करेंगे। y8 पे हमने देखा कि 1850 में से हमें माइनस करना चाहिए कितना, 1400 टेबल से, फिर हमें 450 का 15% निकालना है। आप लोग इसको हल करिएगा तो लास्ट में आपको 382.5 मिल जाएगा। अब देखो इतना सब करने के बाद अब भैया ध्यान से एक एक चीज़ को हमें इनको टोटल लाभ को लेकर के जोड़ना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा जोड़ा हुआ है। आप सबको याद होगा कि इनका हमें कुल लाभ यानी क्वेश्चन मार्क बराबर
अब हमें क्या करना, पहला हमने 160 निकाला, फिर बोलो कितना 195 हमने y2 का निकाला था, फिर हमने 234 निकाला, फिर हमने 187.5 निकाला, फिर आगे हमने 210 निकाला था, प्लस हमने किया, फिर 210 आ गया था, रिपीट आया था 2 बार, फिर हमने 241.2 निकाले थे, फिर 382.5। शाबाश मेरे शेरों, जरा जोड़ो। तो इसमें आपको जोड़ने के बाद आंसर पता चल जाएगा। तो क्या लगभग आना चाहिए, कैलकुलेट करो, 1820.2। तो 1820.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। थोड़ा कैलकुलेशन था तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं प्रश्न 9 से लेके 12 तक हैं। तो 9 से इन 12 प्रश्नों के लिए नीचे एक तालिका दी गई है में 4 वर्षों की अवधि के लिए 4 विभिन्न देशों ABCD के उत्पादन तथा बिक्री, 2 शब्द है कि उत्पादन तथा बिक्री को दिखाया गया। वर्ष 2010 के अंत में ABCD के पास गेहूं का 5200, फिर कितना 3500, फिर हमारे पास 7835, 1956 क्विंटल, 00 लिखा तो मतलब एक क्विंटल में सारा डाटा है, के भंडार हैं। दिए गए किसी वर्ष में गेहूं के भंडार की गणना करने का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स लिखा है कि वर्ष n+1 का भंडार बराबर n वर्ष के अंत में भंडार और प्लस n+1 का उत्पादन माइनस n-1 की बिक्री। बेहतरीन क्वेश्चन है, टेंशन नहीं। तथा n वर्ष का जो अधिशेष होगा यह बराबर n वर्ष का उत्पादन माइनस n वर्ष की बिक्री। तो ये अब आप नहीं पूछोगे या परेशान होगे सर मैं कैसे लगाऊंगा, ये अधिशेष क्या निकालूंगा, कैसे क्या कैलकुलेट करूंगा, सारा यहाँ पे सवाल पूछने वाले लिख के दे दिया अब आपको। इसके नीचे आपकी पूरी की पूरी टेबल दिखाई दे रही है और इस पूरे टेबल में सारी चीज़ें आपको लिख के दी गई हैं, क्या है कैसे सब कुछ ये पता है आपको। अब हम इसको देखेंगे, इसके बेस पर एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम देख रहे हैं। देश ए का वर्ष 2013-2014 का कुल अधिशेष, क्या बात है, कितना है, पता नहीं यार कितना है, लेकिन पता तो करना पड़ेगा। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं देश ए का वर्ष 2013 और 14 में कुल उत्पादन देखूंगा। तो देश ए का 2013-14 में कुल उत्पादन बहुत साफ साफ हमारे टेबल में दिख रहा है हमको। किस वर्ष की बात चली, 2013। तो भाई 2013 में इनका जो प्रोडक्शन है फ्रेंड्स वो है 1671 का। तो अगर ये 1671 है तो यहाँ लिख देता हूँ 1671 प्लस। ऐसे ही आप ध्यान दें तो 2014 में 1103 है, तो 2014 में 1103 को यहाँ लिख देना चाहिए। दोनों को जब जोड़ोगे तो ये क्विंटल में डेटा आ रहा है, तो 277 क्या हो जाएगा 4, इतना क्विंटल आ गया। अब देश ए का वर्ष 2013-14 में बिक्री, तो ये क्या था, ये प्रोडक्शन था, उत्पादन था। अब हम इसी का बिक्री या सेलिंग लिख देता हूँ, इसकी बिक्री निकालूंगा। हमें दिख रहा है साफ साफ कि इनकी जो बिक्री है वो 1641 की है और 14 में 1002 की है। दोनों को हमने जब जोड़ दिया है तो ये हमारे पास 2643 क्विंटल आ गया। अब अधिशेष के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि उत्पादन में से हमको इस बिक्री को घटा देना, मेरा उत्तर आ जाएगा। अगर हम अपने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करें तो कहेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर, अभी हमने पीछे निकाला था 2700, कितना था भाई 74 माइनस 2643 के,
डियर स्टूडेंट्स इसे आराम से सब लोग घटा के जल्दी बोलो, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 3 होगा, ये 1, हाँ ठीक है 131 कुंटल होगा। और ऐसा जो विकल्प छपा है वह विकल्प बी है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे सवाल है ये। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि देश सी का 4 वर्ष की अवधि के अंत में भंडार कितना है। अब देश सी के लिए तो हमें सारा थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन चलिए क्या करें, करना तो है ही। वर्ष 2010 के अंत में सी के पास कुल भंडार साफ साफ नजर आ रहा है, तो यहाँ वर्ष 2010 सी की बात है तो सी में ही सब चलेगा। जो भंडार है वो देखिए तो आपको दिख रहा है कि वो टोटल हो जाएगा 7835 क्विंटल का। अब 2011 में सी का अधिशेष, तो फ्रेंड्स अगर हम अधिशेष निकालेंगे सी का, तो ये अधिशेष हमें दिख रहा है कि 2035 में से हमें माइनस करना चाहिए। फार्मूला हमें पहले से दिया है 2247 का, तो ये नेगेटिव दिख रहा है हमें, तो ये ऋणात्मक हो गया, घट गया, -212 क्विंटल की कमी आई। ठीक है, ऐसे ही 2012 में हम आ जाएंगे, तो अगर हम 2012 में सी का अधिशेष निकालेंगे तो फ्रेंड्स इनका टोटल हमें पता है कि 1821 में से हमें 2018 को माइनस करना, फिर ये -197 क्विंटल कम हो गया। ऐसी 2013 में हम अगर सी का अधिशेष निकालें तो हमें चाहिए अपनी टेबल से देख के 1337 में से घटा देना, कितना घटा दिया जाए 2563 को, तो ये हमारे पास फिर माइनस हो जाएगा 626 क्विंटल का। अब ऐसे 2014 में हम आएंगे, तो अगर हमने 2014 की बात कर दी तो 2014 में 3014 में से अधिशेष पाने के लिए हमें घटाना होगा 2988, तो यहाँ तो इज्जत बच गई, ये प्लस हो गया 26 क्विंटल का। अब हम लोग इस 4 वर्ष के बाद इस सवाल को हल करके इस नतीजे पर पहुंचे कि 4 वर्ष के अंत में सी का जो कुल भंडार है डियर स्टूडेंट्स वो होगा 7835 माइनस कितना, पहला 212 गया था, फिर हमारा 197 माइनस था, फिर 626 माइनस था, लेकिन लास्ट वाला 26 प्लस हो गया था। सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 6826 क्विंटल के आसपास, और ऐसा विकल्प सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर मैं क्वेश्चन 11 आप सबके लिए बात करूंगा, तो आपको पता है कि दिए गए 4 वर्षों में सी की क्रमशः औसत उत्पादन तथा औसत बिक्री में अंतर क्विंटल में कितना है ये हमें बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स, हम फटाफट इसे हल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे आप देखिए 4 वर्षों में सी का औसत उत्पादन निकाल लो, एवरेज प्रोडक्शन। तो हमने सारा डाटा पहले देखा अपनी टेबल में कि 2035 प्लस हम कर दें तो 1821 हो जाएगा, यहाँ से प्लस कर दें तो 1937 आ जाएगा, ऐसे ही प्लस हो जाएगा 3014, ये 4 साल का है तो बटे में हम 4 लिख देंगे। तो इसे आप लोग जोड़ के करो, अगर अप्रॉक्सीमेट जोड़ोगे तो 8807 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 01.4 7 28 4 5 20, तो ये आपके पास 2201.75 क्विंटल आ गया। अब हम इनकी बिक्री देखेंगे, तो 4 वर्षों में इनकी औसत बिक्री या सेलिंग बराबर, तो इनका दिख रहा है पहला कि 2247 प्लस कर देंगे 2018 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से करेंगे तो 2563 होगा, प्लस अगला हमें दिया है 2988 और एवरेज डिवाइडेड बाय 4 होगा,
ज़रा सारे जोड़ो तो कैलकुलेट करो। 8 8 2 10 8 18 हो जाएगा, यहाँ से 18। फाइनली ये हमारे पास कितना आ जाएगा 618। ठीक है, तो 9816/4 करो तो 4 दूनी 8 4 छक 24 हो जाएगा, 4 25 20 4 छक 24। ठीक है, तो ये 2454 क्विंटल आ गया। अब फ्रेंड्स आ गया वक्त, हमने दोनों कैलकुलेशन कर लिए, इसलिए अब इसका आंसर देने का वक्त आ गया। आप बताइए पहला हमारा क्या था, 2201.75 में से घटा दिया जाए 2454, घटाओ कितना रहा सबका। सीधी सीधी बात है कि इसकी तुलना में ये वाला बड़ा है तो आंसर तो मेरा माइनस में आ जाएगा, और जब मैं इसे घटाता हूँ तो 252.25 क्विंटल के आसपास ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब ढूंढा जाए कि ऐसा ऑप्शन कौन है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देश बी तथा देश डी के 4 वर्ष की अवधि के कुल अधिशेष के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब यार फिर कैलकुलेशन कराओगे और क्या कह सकते हो, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा। देश बी अब किया गया, अचानक देशभक्ति आई बी के साथ, तो 4 वर्ष की अवधि का कुल अधिशेष, तो हम क्या करेंगे, अधिशेष निकालने के लिए पहला वाला सेक्शन जोड़ के दूसरा उसमें से घटा देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि पहला इनका हमें दिया गया 1881 प्लस हम कर दें 2067 हमें हमारे टेबल में दिख रहा है, और प्लस हम इसको 1328 कर देंगे, प्लस हम कर दें 1578 और माइनस अगला सेक्शन होगा 1798 लिखा गया, और प्लस हो जाएगा 2389 प्लस हो जाएगा 2063 दिया है, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1239 का। अब इसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, सारा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। पहला वाला इसको जोड़ो सब लोग फटाफट, इसको जोड़ो, इसके बाद मेरा उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये जोड़ा आप लोगों ने कितना है 6854 माइनस कर लेना 7489 आएगा, ये तो कर लिया सबने। अब अगर हम इसके बराबर करेंगे तो बराबर हम लोगों का आ रहा था -635 के। अब आप ऐसे ही देखिए डी के बारे में, अगर हम ऐसे डी का निकालेंगे तो डी का हमारे पास 3126 हो जाएगा, प्लस दिया गया है 2987 प्लस हो जाएगा 2143 प्लस 4126 माइनस करो तो माइनस हमारे पास आएगा 2417 दिया गया। सब टेबल से डाटा ले रहा हूं मैं, सारी सारणी आपके सामने, तो मेरे भी सामने दिख रही साफ साफ। तो ये होगा 2911 प्लस हो जाएगा 3188 और प्लस 3563। आप लोग बड़ा उदास थे, कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन ले लो, मस्त होके करते रहो। ठीक है, देखो ये आ जाएगा जोड़ा तो 1 2 कर लीजिएगा, 382 माइनस कर देता हूँ मैं 12079। डिस्टेंस इसको घटा लीजिएगा तो 303 आ गया। अब यहाँ पे अगर बात हम कैलकुलेट करके देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो D का अधिशेष है, D का अधिशेष वह B के अधिशेष से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका माइनस और इसका प्लस है। ऐसी परिस्थिति में जो D का अधिशेष B के अधिशेष से ग्रेटर देन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, कंप्लीट। तो हम यहाँ पे बात अगर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप सबका क्लियर हो गया हो तो इससे आप लगा लेना, और इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए,
और आप सबको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप परीक्षा दे के जब लौटेंगे तो फिर आपको तुरंत ही मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। सो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी क्लास में चाहे मिलेंगे, उसमें बहुत ही ब्रॉड लेवल पर हेल्पमेट सीट, प्रैक्टिस कॉर्नर सब दे के एक एक चीज़ डिस्कस कराते हैं। यहाँ पे समय कम था, इस नाते फ्रेंड्स हमने स्क्रीन पर सवाल दे के सीधे सॉल्व कराया कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर पाएँ। आगे की सारी क्लासेस फिर बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियो पे साफ साफ तरीके से जाएंगी और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, साथ ही साथ लास्ट टाइम पे पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। थैंक यू।